नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें ऑयल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। हसन मुबीन कुरैशी साहब एन इंटरनेशनल एनर्जी एक्सपर्ट इज़ विद अस। ही जस्ट केम टू पाकिस्तान येस्टरडे। तो हमने सोचा कि इनसे हम पूछें। जो पहला सवाल मैंने उनसे किया कि व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड ऑफ ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड, ताकि हमें पता चले कि आइंदा हमारा ऑयल बिल कितना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने बताई हैं कि $1/2 से बढ़ते बढ़ते ये 147 तक गया है 2008 में। उसके बाद से अभी जो $100 वाले पे चल रहा है। इनका ख्याल है कि ये प्राइजेज़ नीचे आ सकती हैं अगर ये जो नया फिनोमेना आया है शेल एंड टाइट गैस का। शेल ने अमेरिका में जो है ना पूरी एनर्जी सिनेरियो को चेंज कर दिया। उन्होंने बताया कि शेल गैस आने के बाद $10 पर BTU जो भी उनका होता है मेजर, उससे घटते घटते अब $2 पे आ गया है। इस एन अल्टरनेटिव टू ऑयल। तो उसकी वजह से हो सकता है कि दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस भी कम हो जाएँ। साथ ही साथ हम क्योंकि स्लो डाउन भी देख रहे हैं यूएस में, यूरोप में और अब चाइना में, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी के ऑयल प्राइसेस नीचे आए विच माइट हेल्प अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन साहब, एंड आप ये शेल एंड गैस की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इतने बड़े पैमाने पे निकल आया कि 10 से $2 हो गई गैस की कीमत। जी हाँ, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो टेक्नोलॉजी है वो शेल और टाइट गैस निकालने की, वो अमेरिकन कंपनीज़ के पास है अभी। अच्छा। पिछली गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था अमेरिका से कि आप वो टेक्नोलॉजी हमें दे दें तो हम वो ईरान से गैस की पाइपलाइन नहीं डालते हैं। लेकिन अमेरिका अभी ख़ुद भी अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, तो वो इतनी आसानी से तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान हैंड ओवर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी इसके रिजर्वायर्स 51 ट्रिलियन की बात सिंध की हो रही है शेल गैस एस्टिमेटेड जी। और टाइट गैस की बात हो रही है कि सुई के पास जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ टाइट गैस है। डेफिनेटली होंगे, लेकिन अभी वो इतने प्रूवन नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है, वो खुद ही निकालने में लगे हुए हैं। जी हाँ, और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, इसलिए कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इसमें काफ़ी हैं। इसलिए कि वो जो दे पुट सम एसिड्स और हाई प्रेशर वाटर से उस एसिड के साथ मिलके ये डालते हैं ज़मीन में, तो उसके बाद ये फ्रैकिंग होती है वहाँ पे। जब फ्रैकिंग होती है तो फिर वो ऑयल उनमें से, चट्टानों में से टूट के और निकलता है। अच्छा। तो एनवायरनमेंट वाले भी काफ़ी इस पे जो है वो कंसर्न अपने शो कर रहे हैं, इसलिए कि वो ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर सारी एसिड। आपका कहना है ये सिर्फ अभी अमेरिका में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा? जी हाँ, मेनली अमेरिका में है। ओके। और इन्हीं कंपनीज़ के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है अभी। तो अमेरिका का अगर ये इतनी बड़े पैमाने पे शेल गैस निकल आया तो फिर उसकी डिपेंडेंस ऑन ऑयल तो कम हो जाएगी। 2017 तक कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट 2017 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट इम्पोर्ट एनी ऑयल। तो फिर तो गल्फ से भी चला जाएगा, उसका जरूरत ही नहीं। उसका अफगानिस्तान से भी चला जा ही रहा है 14 को। लेकिन 4-5% उसकी वो ग्रोथ बढ़ रही है, ऑयल की डिमांड जो बढ़ती रहती है। तो आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरब बिल्कुल बैठ जाएगा ऑयल के चक्कर में, या नहीं। कहते हैं सऊदी अरबिया मज़ीद कीमतें नहीं बढ़ा रहा, यही शायद सोच के। जी हाँ, है ना, इसलिए कि एक सर्टेन 100 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो अल्टरनेटिव एनर्जी के पीछे लोग भागते हैं। जी हाँ, कीमत अगर बढ़ेगी तो फिर इसकी जस्टिफाई हो जाता है ना। हाँ। ये तो वो एक 100 के अराउंड रखना चाहते हैं प्राइसेस ऑयल की, ताकि वो फिजिबिलिटी उस वाले फ्रैकिंग वाले ऑयल की ना निकले। अच्छा जी। अच्छा, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। अब मैं चलूँगा आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जिसको पिछले दफ़ा बहुत देखा गया, बहुत पूरी दुनिया भर से बड़ी पजीराई आई, वो जो लिंक लोग करते हैं ऑयल को और पॉलिटिक्स को। पिछले दफ़ा आपने अफ़गानिस्तान का बताया था कि कैस्पियन के तेल की वजह से अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करना पड़ा है हमें। इराक़ का तो वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड है कि ऑयल कंपनीज़ ने उसको किया। अभी रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं, ख़ासतौर से लीबिया का जिक्र आता है कि वहाँ रशियन कंपनीज काम कर रही थी, कद्दाफ़ी को हटाया गया और फ़ौरन ही फ्रेंच कंपनीज़ ने उनसे फटाफट डील शील कर लिया। तो क्या ये भी आप समझते हैं कि लीबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट आया उसमें ऑयल हैज़ प्लेड ए रोल? जी हाँ, मैं एक किताब पढ़ा था तारिक साहब, मोनोपोली, उसमें उसने, अमेरिकन राइटर है, उसने लिखा है कि यू हैव टू कंट्रोल ऑयल एनीवेयर एट एनी कॉस्ट इन द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू रूल ऑन द वर्ल्ड। अच्छा, जैसे अमेरिका को ऑयल चाहिए नहीं, फिर भी ऑयल पे कंट्रोल रखना या वेस्ट को ऑयल पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक में जाएं तो 1944 में एंग्लो अमेरिकन, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक माहिदा किया था कि ऑयल को किस तरह कंट्रोल किया जाए।
और वो माहिदा कुछ अरसे चला, लेकिन बाद में फिर अमेरिकन जो इंडस्ट्रीज़ थी, कंपनीज़ थी ऑयल की, उनको उसमें इतना इफ़ेक्टिव वो नहीं था रोल उनका, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो माहिदा चल नहीं पाया आगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जी गया। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो नहीं चला। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो जितनी भी ईरान इराक वार है, वो भी दोनों ने मिलकर किया है। जी, दोनों बहुत सुपर पावर थी। वैसे तो सऊदी अरेबिया इज़ द सुपर पावर ऑफ ऑयल, ये कहते हैं, लेकिन इराक और ईरान भी एक सब्सटेंशियल ऑयल वहाँ पर मौजूद है। तो उनको लड़ाते रहे 8 साल तक ऑयल की वजह से। फिर इराक पे 2 वार हुई। पहली वार के बाद दे डिडंट मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए कि भाई अभी तो मज़ा नहीं आया, हाँ, फिर से दोबारा शुरू किया जाए ये सिलसिला ना। सर उस वार की ख़ास बात ये थी कि बगदाद पे बॉम्बिंग के बाद जी जी, जब ये ऑयल फील्ड्स दिखा रहे थे आग लगते हुए जी। CNN, तो मैंने देखा कि हेलीबैटन की जहाज़ वो हेलीकॉप्टर्स उतरना शुरू हो गए। फौज उतरी नहीं थी, हेलीबैटन पहले उतर गया। जी हाँ, वो एक्चुअली जब आग लगनी शुरू हुई ऑयल वेल्स में, सब पूरी दुनिया देख रही थी, तो उनको ये फिक्र हुई हेलीबर्टन को कि अगर ये सारा ऑयल जल गया या तो फ़ायदा क्या होगा, या ऑयल वेल तबाह हो गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारा इसको वो करने का। तो वो इस कहते वजह हैं कि से हेलीबैटन और इस तरह के ऑयल कंपनीज ने बड़ा रोल फ्री सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है आग बुझाने के लिए। अच्छा, जी हाँ, in order to preserve it। इसलिए कि वो तो उनकी सारी मिल्कियत थी ना जो जल रही थी वहाँ। सही। लेटर ऑन उनके प्लान तो यही था, और फाइनली अब जो इराक के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये मेंशन करवाया है कि फॉरेन कंपनीज जैसे हेलीबर्टन है, एक्सॉन मोबिल है, इनको इतना इतना शेयर उसमें बिजनेस में मिलेगा। सर मैं बैंकर था, मुझे पता है कि 2 बैंकों की भी डील थी इस सिलसिले में। अच्छा, सिटी बैंक और एक और हांगकांग शंघाई बैंक, कि जी हम आपको हेल्प करते हैं इस वॉर को स्टार्ट करने में, बदले में हमें सिर्फ दिया जाएगा लाइसेंस और किसी को नहीं दिया जाएगा जब वो स्टेबल हो जाएगा। और इन बैंकों ने वहाँ ब्रांच खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो खुली नहीं हालात की वजह से। तो ये वाकई ये बड़ी बड़ी कंपनीज और इस तरह के ऑयल इंटरेस्ट आर बिहाइंड दिस काइंड ऑफ वॉर, और ऑन द फेस ऑफ इट कह दिया कि वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह, ये सिर्फ ड्रामा था। जी हाँ, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला ना। कुछ भी नहीं ये मिला। 7 सिस्टर कंपनीज कहलाती हैं वर्ल्ड अच्छा। की जो है अमेरिका की, जिसमें उसमें 10-20 और कंपनी को भी जोड़ लें, जो 2-4 बैंक भी है। अच्छा, तो वो ये एक्सॉन मोबिल, हेलीबर्टन, शेल, कार्लटेक, ये सारी जो कंपनीज हैं वेल नोन कंपनीज हैं वर्ल्ड की ऑयल की, ये अपने आप को 7 सिस्टर्स का एक वो इत्तेहाद कह लें आप, जो भी है हाँ, वो हाँ, उसको कहते हैं, कार्टेल बना लिया इन लोगों ने ना। तो ये दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी वगैरह, इनमें ये भी हेलीबर्टन के हेलीबर्टन के चीफ थे वो। जी हाँ। तो हेलीबर्टन ने साहब खुद जो है बड़े ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एक अहम रोल प्ले करती हैं जब किस कहाँ पे जंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, और वहाँ पे क्या फ़ायदा है, ये सारी उनकी 1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने जी हाँ। 2003-4 में इराक के लिए। अच्छा ये बताइए कि जो लीबिया में अभी हुआ, वाज इट जस्ट बिकॉज दे डिडंट लाइक कद्दाफी दे चेंज्ड इट, और यहाँ पे भी ऑयल का ही फैक्टर था, या रशियन इंटरेस्ट वर्सेस द यूरोपियन इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट? एक तो बात आप रशियन इंटरेस्ट की भी है कि जहाँ जहाँ रशियन इंटरेस्ट है वहाँ ऑयल है या नहीं है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको वाइंड अप कर रहा है। जैसे लीबिया में तो कर लिया उन्होंने, हाँ। वहाँ तो खैर उनका ऑयल का भी इंटरेस्ट था, और लेकिन अब जैसे शाम में कर रहे हैं, शाम में तो ऑयल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रशिया का खासा इंटरेस्ट है। जी हाँ, रशियन ब्लॉक है वो, हाँ। इस वजह से वो उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स तो होते हैं इसमें ना। मगर सीरिया में कोई डायरेक्ट ऑयल का नहीं है, सीरिया में ऑयल का कॉन्फ्लिक्ट लीबिया नहीं में तो डेफिनेटली था। जी जी, है ना। अच्छा मिस्र में जो अभी हो रहा है उसमें आप देखते हैं ऑयल फैक्टर, क्योंकि मिस्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर दिस रीजन, बिगेस्ट पॉपुलेशन, उसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इजिप्ट जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं है, लेकिन कंजम्पशन तो बहरहाल है, सबसे बड़ा मुल्क है वहाँ पे, और वो नहीं चाहते थे कि ये मुर्सी की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे सरवाइव करे। तो अब कहीं पे देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कहीं पर तो तालिबान को सपोर्ट करता है और कहीं वो तालिबान के खिलाफ है। सही। इसलिए कि अब अगर सीरिया में आप देखें तो सीरिया में जो है वो तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं सारे लोग उस असद के खिलाफ। जी हाँ। तो ये तो एक उनकी बड़ी स्ट्रेटजी है, सेल्फ इंटरेस्ट चलता है हर जगह। जी हाँ, जाहिर। अच्छा अब आते हैं थोड़ी सी इस बात पे कि ये जो ऑयल की इतनी इम्पोर्टेंस है, आपने कहा कि शेल और टाइट गैस के वो एक अल्टरनेटिव आ रहा है सामने, लेकिन और जो अल्टरनेटिव्स हैं सोलर, विंड, इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जीज़,
इनकी अभी क्या पोजीशन है गिवन द, जस्ट एज्यूम के $100 पे कीमत चल रही है, जैसे कि आपने कहा सऊदी अरबिया भी नहीं चाह रहा कि बहुत बढ़े, अगर $100 पे है ऑयल की कीमत, जी जी, तो क्या सोलर और विंड वगैरह उससे compete कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोलर अभी तो compete नहीं कर रहा है। नहीं कर एक सकता। तो देखें सोलर का प्रॉब्लम ये है कि सोलर के लिए जगह काफ़ी चाहिए। अभी जो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने जो दिया है इनको जगह, वो तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन दी है और वो 50 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ। तो 400 एकड़ पे 50? जी हाँ, तो अब वो इतनी उनके पैनल्स के लिए जगह चाहिए होती है कि वो बनता नहीं मामला ना सही, और फिर इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है काफ़ी। अच्छा, जो इंस्टॉलेशन है उसकी कॉस्ट काफ़ी, बाद में तो ठीक है वो रनिंग कॉस्ट कम है उसकी, उसमें तो उसको आप फाइनेंशियल कॉस्ट को जब लगाएंगे, डिप्रिसिएशन करेंगे उसकी, जी तो वो तो दोनों मिला के कॉस्ट निकलती है ना। तो अगर टोटल सिस्टम कॉस्ट $US पर मेगावाट आवर में एक कंपैरिजन है थोड़ा सा, कोल पे जो है वो $100 पर मेगावाट लागत आती है, और एडवांस कोल सिस्टम पे अगर जाएं तो 112 पे है। इसी तरह नेचुरल गैस फायर्ड कंबाइंड साइकिल के जो यूनिट्स हैं उसमें 68 है सिर्फ। गैस जी हाँ, गैस से अगर फायरिंग करें और फिर उससे बिजली पैदा करें तो उसमें जो है $68 पर मेगावाट कॉस्ट आती है। ऑन द अदर हैंड जो सोलर है, अगर आप फोटोवोल्टिक सेल्स पे जाते हैं तो वो 156 है, और अगर सोलर से आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज़ 251। सोलर से सोलर थर्मल एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप सोलर से, ये एक टेक्नोलॉजी है, दो तीन टाइप के डिफरेंट, तो उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। क्या होता है सोलर से? आपने धूप लिया? जी हाँ, उससे बॉयलर चला रहे हैं आप, फिर अच्छा, बॉयलर जैसे इंडस्ट्री वगैरह में चल जी रहा हाँ, है, फिर स्टीम जैसे आप घरों में आ गया है बॉयलर, जी जी, उसकी कॉस्ट 220 आती है। 251 251। ये लेटेस्ट अभी 2012 की प्राइसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। सोलर तो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव नहीं है। जी हाँ, हाइड्रो जो है वो 88 पे है सिर्फ। हाइड्रो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो हमारे यहाँ डैम्स वगैरह जो बनते हैं। 88? जी, उसको तो हम सुनते थे कि बहुत सस्ता है। हाँ, हमारे यहाँ चूँकि बहुत सस्ता है इसलिए कि हमारे यहाँ मंगला डैम और तरबिला डैम जो है ना वो अपनी कॉस्ट पूरी कर चुके हैं। अच्छा, उनकी डिप्रिसिएशन हो चुकी है, तो वो तो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आ रहा उसका, वो सिर्फ कुछ पैसों में है उसकी कॉस्ट जो है, जस्ट रनिंग कॉस्ट जो है। जी हाँ, जैसे कि आप सोलर का भी कह रहे हैं कि इनिशियली बहुत महंगा होता है, बाद में वो सस्ता होता चला है, रनिंग कॉस्ट कम है। रनिंग कॉस्ट। सो व्हाट अबाउट विंड? विंड का भी यही है, इसी तरह। जी हाँ, सोलर से ही आप मैच कर लें। विंड की फिगर्स मुझे याद नहीं है। अच्छा, लेकिन वो भी इसी तरह महंगा है, तो अभी टाइम लगेगा इसको, या तो ऑयल प्राइसेस बढ़ के 150-60 की हो जाए तभी वाइबल हो जाएंगे, अदरवाइज। लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे विंड एनर्जी जो है, हॉलैंड वगैरह में ख़ास तौर से विंड एनर्जी से वो काफ़ी वो एडवांटेज ले रहे हैं, नॉट ऑन मास स्केल। छोटे जो गांव होते हैं, विलेजेस वगैरह, उनमें एक विलेज में आपने लगा दी जहाँ पे आपकी जो ट्रांसमिशन का जी जी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पे ये करना चाहिए। अच्छा, इट इज़ मस्ट। ट्रांसमिशन कॉस्ट की अगर आप लगा लें जी, तो देन इट बिकम्स वायबल। पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न, और जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, वहाँ पे वायबल है। अब किसी पहाड़ पे एक आदमी ने घर बनाया हुआ है, जी जी, थोड़े वहाँ तक लाइन लेके जाना बड़ा महंगा पड़ेगा डेफिनेटली, तो वो उसके लिए बहुत फिजिबल है कि वो एक सोलर या विंड का लगा ले, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछना ये चाहूँगा कि कुछ गवर्नमेंट, अब अभी हमारी नई गवर्नमेंट आई है, बड़े रिसेप्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हेवी कंसंट्रेशन इस वक्त जो है वो एनर्जी पे ही है, और इत्तेफाक से 2-3 हमारे साथ, एक तो हमारे साथी हैं और हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट में शामिल हैं। जी जी, अब वो हमसे पूछते रहते हैं कि दे आर वेरी रिसेप्टिव टू एनी आइडियाज़। कुछ आप इनको एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूयॉर्क में बड़े काम किए थे, वहाँ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बताएं जो कि बज़ाहिर बड़ी ना लगे, लेकिन दैट कैन चेंज द मेक लॉट ऑफ कंजम्पशन में कमी आ सके हमारे यहाँ। लेकिन तारिक साहब, बेसिक चीज़ तो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम है एक्चुअली। टेक्निकल तो है, इट इज़ टेक्निकल। जहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब, यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी भी इनकैंडेसेंट बल्ब जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं लोग, जो कॉन एडिसन पीले वाले, जो पीले वाले जो जिसमें रेजिस्टेंस होता है। हाँ, वो कॉन एडिसन ने वो बल्ब ईजाद किया, तो पाकिस्तान में आज तक यूज़ हो रहा है। अमेरिका में अब ऑब्सोलीट हो गया वो।
तो एक तो ये चीज़ इनको थोड़ा वो करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए वो बल्ब तो बिल्कुल, इसलिए कि उनकी एफिशिएंसी और ये जो आजकल जो एनर्जी सेवर आ रहे हैं इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब वो एलईडी आ गया है, बहुत जी हाँ खूबसूरत, एलईडी भी आ, बहुत से ये कहते हैं कि वो वाइट लाइट है, वाइट लाइट इज़ नॉट मेंट फॉर आई मीन हाउसेज और होटल्स, तो उसमें वार्म लाइट्स भी आ गई हैं काफ़ी ना। अच्छा, जी हाँ, वो कहते हैं पीले कि पीले सी रोशनी होगी। जी हाँ, वार्म लाइट जैसे इनकैंडेसेंट की लाइट होती है, अच्छा, वार्म लाइट। दूसरा जो बेसिक है वो अवेयरनेस की बात है। अब जैसे बहुत से घरों में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कि वो एयर कंडीशनर भी चल रहा है और पंखा भी चल रहा होता है, हाँ बहुत कॉमन है। तो वो कमरा ठंडा नहीं हो रहा होता। बेसिकली एयर आपको जो वो चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, आपका कद 6 फुट है ना, वहीं तक आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए ना, आपको पूरा कमरा ठंडा करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो आप पंखा बंद कर दें और एसी चलाएं, जो एसी जो है वो इस हाइट पे लगाएं, तकरीबन 5 फुट 6 फुट की हाइट पे, बिल्कुल छत पे ना लगाएं। अच्छा, तो अब पंखा जब चल रहा है और एसी चल रहा है तो होता ही है कि उसमें वो मिक्सिंग होती रहती है। देखें हवा जब ऊपर चला जाएगा। अच्छा, या हवा जब जो गर्म होती है तो वो ऊपर चली जाती है, आप वो एसी को उसको थ्रस्ट दे रहे हैं और इधर से आप वो दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक छोटी सिंपल छोटी चीज़ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, इसको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, और लीकेजेस जो हैं अभी खास साहब तौर बहुत कुछ रह गया पूछने को, वक्त एकदम पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर योर वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। माय प्लेजर। नाज़रीन, ऑयल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स पे मोबिन साहब से हमारी बात हुई। हमने कंपैरेटिव प्राइसेस को देखा, किसी ज़माने में ऑयल $1/2 का भी रहा, फिर 147 का भी हुआ। उम्मीद ये है कि लॉन्ग टर्म में 100 के करीब ही रहेगा। इसकी वजह जो एक बहुत बड़ी मोबिन साहब ने बताई है कि बड़े पैमाने पे शेल गैस और टाइट गैस यूएस में निकल आया है। ये उसी अभी तक टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है और उसकी वजह से $10 से $2 पे शेल गैस के जो भी यूनिट है उसकी कीमत हो गई है। इनका कहना है कि 2017 तक शायद अमेरिका जो है ना बिल्कुल ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे। इससे भी बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन दुनिया भर में आएगी। फिर हमने बात की कि जो पॉलिटिक्स के बारे में, कि इनका एक पहले प्रोग्राम में कह गए कि बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो ऑयल की वजह से हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि लीबिया में क्या हुआ, तो इनका कहना है कि लीबिया में डेफिनेटली ऑयल वाज द मेन फैक्टर। वहाँ से रशियन कंपनीज़ को किक आउट किया गया और फ्रेंच कंपनीज़ वगैरह जिन्होंने पार्ट लिया इस एक्सरसाइज में उन्होंने अपने फ़ायदे उठा लिए। सीरिया में इनका कहना है कि ऐसा कुछ ये ऑयल तो नहीं है, लेकिन जो टसल है रशिया से वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर मैंने सवाल उनसे किया कि टेल अस कि व्हाट इज़ द कंपैरेटिव प्राइसिंग ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कंपेयर टू ऑयल। तो वो जो उन्होंने फिगर्स बताए हैं उसके मुताबिक तो ऑयल अभी भी बहुत कम्पिटिटिव है, क्योंकि अगर आप सोलर से बिजली बनाते हैं तो वो कोई 156 से लेके 254 तक पड़ता है, जबकि अगर आप इससे बनाते हैं तो 100 का रेट आता है। तो शायद यही वजह है कि इस पर इतनी पेशरफ्त नहीं हो रही है। विंड का भी यही हाल है और इसी वजह से ऑयल की अहमियत अपनी जगह पे खड़ी है। शेल गैस एंड टाइट गैस में चेंज द थिंग, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने आखिर में इनसे पूछा कि कुछ आइडियाज़ दें कि हमारा सबसे बड़ा मसला, जो हमारा सबसे बड़ा बजट का मसला है वो ऑयल का है, 12 बिलियन के इंपोर्ट, जबकि हम सिर्फ एक्सपोर्ट जो करते हैं 23 बिलियन की। इसकी वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये खैर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बताई कि ये एनर्जी सेविंग जो है एक आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों को बताना है कि अभी थॉमस एडिसन वाला कह रहे हैं जो बल्ब जो हम जलाते रहे हैं अब तक, पीली वाली लाइट, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुकी है पूरी दुनिया में। अब जो दूसरे एनर्जी सेवर्स आ गए हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, उसकी तरफ लोगों को जाना चाहिए। और इस तरह के सेविंग, एसी के बारे में कहने लगी कि लोग पंखा भी चलाते हैं एसी भी चलाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिससे काफ़ी इनका कहना है कि सेविंग हो। न्यूयॉर्क में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस सिलसिले में, बड़े इनको अवार्ड्स वगैरह मिले थे। देखने में वो बाज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, उससे मगर बिलियंस डॉलर का फ़र्क पड़ जाता है। नाज़रीन, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम मज़ीद बात करेंगे मोमिन साहब के नेक्स्ट विजिट पे। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करता हूँ। फीडबैक के लिए एड्रेस नोट करें, feedback@businessplustv.pk। खुदा हाफ़िज़।